सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। आज से 13 दिन बाद 14 अप्रैल आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, 14 अप्रैल को एक विश्व विख्यात और विश्व रत्न जो ज्ञान के प्रतीक कहे जाने वाले, सबको शिक्षा का महत्व बताने वाले, महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने वाले, बुद्ध के दोबारा भारत में लाने वाले बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं उनके इस अवसर पर बुद्ध और भारत में लोकतंत्र इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो काफ़ी मुझे दिखाई देता है और बाबा साहब ने धम्म से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, बुद्ध के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इसीलिए उन्होंने एक किताब लिखी है बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो 1956 में लिखी थी और उनके परिनिर्वाण के बाद ही ये पब्लिश हो पाई थी। इसमें अरुंधति राय बताती हैं कि पैसों की कमी की वजह से नहीं पब्लिश करा पाए हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें बाबा साहब और भी काम करना चाहते होंगे और पूरा काम नहीं हो पाया था। और भी काम करना चाहते तो उसे काट छाट करना चाहते होंगे, प्रूफ रीडिंग करना चाहते होंगे और घटाना बढ़ाना चाहते होंगे। तो लास्ट में लिखी उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाबा साहब का लास्ट जो पेपर था ये फरवरी 1956 में उन्होंने प्रबुद्ध भारत के नाम से निकाला था। प्रबुद्ध भारत के नाम से जो इससे पहले था जनता और इससे पहले था पेपर का नाम उनका समता। समता से पहले पेपर का नाम उनका था एक बहिष्कृत भारत और इससे पहले उनका पेपर का नाम था मूक नायक। तो मूक नायक जो है 1920 में निकाला था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बहिष्कृत भारत निकाला था। बहिष्कृत भारत का मतलब ये है कि बहिष्कृत जो समाज था वो बताना चाहते थे ये बहिष्कृत है, किन चीज़ों से बहिष्कृत है, क्यों बहिष्कृत है, इस मुद्दे पर बात करना चाहते थे। और हमारे जो समाज था बहुजन समाज कई चीज़ों से बहिष्कृत किया गया था, जैसे कि पानी नहीं पी सकते थे, खुली जगहों पर जा नहीं सकते थे और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि यदि उस समय हवा पर भी इनका कंट्रोल होता ऑक्सीजन पर तो ये दलितों को हवा भी नहीं देने देते कि नहीं 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 ये हवा इनके लिए नहीं है, ये बिना ऑक्सीजन के ही जिएंगे थोड़े दिन तक। अब उस पर इनका अधिकार नहीं चला था, ये इसलिए नहीं ले पाए, जिस पर चल सका उस पर इन्होंने अत्याचार किया। और जैसे पानी है, ज़मीन से वंचित कर दिया, पानी है, पानी से वंचित कर दिया और ये अच्छा खाना भी नहीं खा सकते थे। तो ऐसी स्थिति थी जो 1940-47 तक देख सकते हैं, उससे पहले थी ऐसी समस्याएं। जो महार तालाब है 1927 में जिसका आंदोलन हुआ, जिसमें अस्पृश्य समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे, तो उनका सबका बाबा साहब ने आंदोलन किया, विरोध किया और कोर्ट में उसका मुकदमा लड़ा और जीते। और जो उसका भी मुकदमा लड़ा वो 17 मार्च 1937 को फाइनल उसका जजमेंट आया था, जिसके में फिर यही बताया गया कि सभी लोगों के लिए ये तालाब खुला है, अब कोई भी इसमें पानी पी सकता है। तो ऐसी घटनाएं हम देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं बुद्ध और भारत में लोकतंत्र। तो
लोकतंत्र क्या है? तो बाबा साहब ने अगर सही से देखा जाए तो वास्तव में बाबा साहब को बुद्ध का तो वास्तव में बहुत ही, इनके हम अगर कहना चाहें मॉडर्न बुद्ध कौन है तो तथागत बाबा साहब ही हैं। और हाँ, प्रबुद्ध भारत के बारे में बात कर देते हैं। प्रबुद्ध भारत का नाम इसलिए उन्होंने रखा था क्योंकि उन्हें लास्ट में लगा और लास्ट में लगा कि भारत में बुद्धिज़्म का बहुत ज़रूरत है। भारत को बौद्ध में होना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध में एक ऐसी बातें मुझे देखने को मिलती हैं, ऐसी समानता दिखाई देती है, ऐसी उसमें हमें इंसानियत दिखाई देती है, जो वास्तव में इंसान को अगर समझ ले, सही ले, तो वो एक शुद्ध पुरुष बन जाएगा। कि उसमें लालच से दूर बताए कि होने के लिए बातें की हैं और ये सब दुःख के कारण बताए हैं। और बुद्ध एवं धम्म जो उन्होंने किताब लिखी है तो उसमें ये सब बताया है बाबा साहब ने। धम्मपद एक जो मेरे पास किताब है, तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। एक मुझे गिफ्ट में दी गई थी और मैं इसकी पहले ऐसे हल्के में इसको समझता था। जब मैंने इसको पढ़ा तो वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा जितनी भी मेरी किताबें हैं उनमें सबसे मुझे अच्छी ये किताब लगी है। वैसे किताबें सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी किताबें अच्छी होती हैं, किताबें कोई ख़राब नहीं होती है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है, बहुत ही बढ़िया है। और जिन्होंने ये किताबें वितरित की हैं, लोगों को दिलाने का कार्य किया है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 84,000 किताबें छपवाई थी और सबको वितरित करने के लिए राजस्थान के हैं कोई, उनको धन्यवाद, साधुवाद। और हाँ, बात करते हैं तो बाबा साहब की लास्ट जो इच्छा थी कि भारत जो है वो बुद्ध में भारत हो जाए, यहाँ सब बुद्धिस्ट हो जाए। तो वो ऐसा ही है कि जिस तरीके से बच्चा की बात करते हैं, अगर घर में अगर बच्चा है तो यदि वो ब्रिलियंट हो जाए, टैलेंटेड हो जाएगा और समझदार हो जाएगा तो वो अपना परिवार चला लेगा। यदि उसको हम कुछ भी ब्रिलियंट नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, समझदार नहीं है, तो उसके पास कितनी भी हम संपत्ति जुड़ा के रख दें तो उसको वो उड़ा देगा। तो ये सेम सिस्टम यहाँ पे ऐसा ही है कि अगर बुद्धिस्ट लोग हो जाते हैं, सभी लोग समझदार हो जाते हैं, इनलाइटेड इंडिया हो जाती है, तो यहाँ की सभी जो सिस्टम है सब सही हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब लास्ट में बहुत जोर देते थे, यहाँ तक भी कि लास्ट में उनकी एक किताब में लिखा है, नारायण रत्तू जी लिखते हैं कि जब उस समय बुद्ध एंड हिज धम्मा जो किताब लिख रहे थे तो नानक जी जो है शाम को बात करते हैं कि बाबा साहब मैं घर जा रहा हूँ, बता के जाते होंगे और चले जाते हैं। सैटरडे के दिन होता, अगले दिन सुबह आते हैं तो बाबा साहब देखते हैं कि उसी मुद्रा में बैठे होते हैं और ऐसा लगता है कि वो रात भर काम करते रहे हैं। तो बाबा साहब को जैसे ही उन्होंने कुछ संकेत किया होगा, जो भी नमो बुद्धाय वगैरह जो भी बोले होंगे, तो उन्होंने कहा कि नानक अभी तुम घर नहीं गए? रामचंद्र अभी तुम घर नहीं गए हो? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो रात घर पे सोते भी रहे, सुबह जाग के अब नहा धो के आ गया हूँ। तो पता चला कि बाबा साहब रात में सोना ही भूल गए थे। ऐसी बात घटनाएं उसमें लिखी हैं। लास्ट पीरियड ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नानक चंद्र रत्तू द्वारा लिखी किताब जो है। तो इतना व्यस्त थे, इतना उसमें लीन थे। और प्रबुद्ध भारत जो उन्होंने अपना पेपर निकाला था तो उसका भी यही मतलब है कि सभी लोग बुद्ध में हो जाएं, बुद्ध के विचारों में चलने लगे। ये उनकी आज की धारणा थी। लोकतंत्र की बात करते हैं तो बाबा साहब ने जो उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की है, तो बाबा साहब ने बताया है कि उन्होंने ये फ्रेंच से नहीं लिया है। फ्रेंच थिंकर जो वो वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं उनसे ये बात नहीं ली है, ये अपने मास्टर से ली है। उन्होंने ये ड्राइव दीज कंसेप्ट फ्रॉम हिज मास्टर, उन्होंने अपने मास्टर से लिया। मास्टर मीन्स उन्होंने लॉर्ड बुद्धा की बात करते हैं, उनसे ली ही ये बात, ना कि उन्होंने आप कहें जॉन लॉक वगैरह या जॉन कॉल्विन वगैरह इनसे लोगों से ली है। इनसे कुछ नहीं लिया, उन्होंने इनसे लिया होगा। तो ये कंसेप्ट वहीं से लिया गया है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है एंड फ्रेटर्निटी है, तो उन्हीं से लिया गया है। तो हमारा जो लोकतंत्र प्रणाली है, जो डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र प्रणाली है, लोगों के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे है प्रधानमंत्री जो भी हैं और राष्ट्रपति, वो भी डायरेक्टरी लोकतांत्रिक प्रणाली ही है। और डेमोक्रेसी की परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम
in which the government of the country is elected by the people, और ये लोगों द्वारा चुना गया सरकार, बनाई गई सरकार, वो डेमोक्रेसी कहलाती है। और इब्राहिम लिंकन लिखते हैं, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी, उसमें लिखा उन्होंने है, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ये डेमोक्रेसी की उन्होंने परिभाषा दी है। और जो भारत का लोकतंत्र है वो संविधान पर आधारित है, संविधान के नियमों पे ही चलता है। संविधान के बारे में बात करते हैं तो संविधान को आप सब जानते होंगे, बहुत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनके चेयरमैन थे, उनके द्वारा पूरा बनाया गया था। इसमें 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स में जो थे लगभग किसी ने ढंग से काम नहीं किया है। ये इस बात की रिपोर्ट जो है टी कृष्णाचारी जो उसके एक सदस्य थे, उन्होंने अपने एक नोट में इसकी रिपोर्ट दी है। और ये बात उन्होंने जो विधानसभा थी उसमें भी रखी थी अध्यक्ष के सामने। और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये अपने एग्जिस्ट में आ गया था, यानी कि अस्तित्व में आ गया था, लागू कर दिया गया था। तो ये संविधान की बात है। और संविधान में जो रूल्स दिए हैं उनके अनुसार हमारे देश में उनका पालन किया जाता है। और जब हम तो संविधान के बारे में बात करते हैं तो पूरा संविधान हमारा लचीला माना जाता है और काफ़ी सक्रिय भी माना जाता है। और पूरे देश को संभाल के रखने वाला हमारा संविधान बताया जाता है, देश का सबसे अच्छा हमारा संविधान बताया जाता है। और बुद्ध की जो कार्य प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो वो मानवता पर, समानता पर, अनुशासन पर और सहमत पर लागू होती है, आधारित है। और बुद्ध के जो भी सिद्धांत हैं, जो भी नियम हैं, वो सभी हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान में अप्लाई किए गए हैं। जैसे जीवों पर दया करो, पहली बात है जीवों पर दया करो, तो वास्तव में जीवों पर आज भी उसके लिए एक्ट बना है। और चोरी नहीं करना, बुद्ध कहते हैं, तो चोरी वास्तव में चोरी करना पे आपको धारा लग जाएगी, पकड़ लग जाएगी पुलिस। आप व्यभिचार नहीं करना, यानी कि छेड़खानी के मुकदमा लग जाएगा। आप की जो है कि खुली जगहों पर आप कोई उपद्रव नहीं कर सकते हो, मदिरापान नहीं कर सकते हो या ऐसे काम नहीं कर सकते हो, उसके लिए भी आपको एक्ट बनी हुई है। तो पूरा संविधान लोकतंत्र उसी पर आधारित है। तो पहले हम लोकतंत्र को समझते हैं। लोकतंत्र में हमारे संविधान में है, तो मौलिक अधिकार जो है उनको हमें समझना है। और मौलिक अधिकार जो है वो जानना ज़रूरी है। तो मौलिक अधिकार में सबसे पहले आता है, इसमें 6 अधिकार के दिए हैं। समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार में हमारे समानता का अधिकार दिया है, बाबा साहब ने बताया है कि समानता का मतलब कि सभी लोग समान हैं, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार में दिए हैं। पहले दी है कानून की व्यवस्था, सभी के लिए कानून बराबर है, चाहे अमीर हो गरीब, राजा हो गुलाम, सबके लिए एक समान कानून है। नंबर 2 पे दिया है, उसमें अनुच्छेद 15 में दिया है, धर्म, जात, नस्ल और रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और 16 में दिया है, नौकरी पाने के लिए उसमें भी समानता है। और बल्कि जो एससी के हैं उनके लिए उसमें आरक्षण की, रिजर्वेशन की व्यवस्था है। तो यहाँ पे समता की बात की है बाबा साहब ने। 17 में अनटचेबिलिटी के खिलाफ बात की है कि अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी करता है तो उस पर अनुच्छेद 17 के अनुसार वो
उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है। तो इससे पहले बहुत डिजिटलिटी बहुत चरम सीमा पे थी कि अगर पता लगा छू लिया किसी ने तो वो अपवित्र हो जाता था, जैसा कि अभी पीछे हम बात कर रहे थे। और आगे दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। अभी समानता का स्वतंत्रता की हमें कहा कि किसकी स्वतंत्रता है, तो क्योंकि ये बातें अब हमें बड़ी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये बातें उन समय बात करते हैं जब मार तालाब की बात करते हैं, तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तब लोगों को वास्तव में खुशी महसूस होती है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। अब तो हमें जन्म से मिल रही है तो इन चीज़ों को नहीं पता चल रहा है। तो स्वतंत्रता का अधिकार के मतलब जैसे बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो पहले बोल नहीं सकते थे, यहाँ तक कि किसी की वेद अगर कोई पढ़ रहा था हम सुन नहीं सकते थे, तो बोल नहीं सकते, अपनी बात नहीं रख सकते थे। तो इस तरीके से वहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। लेकिन बुद्ध के जो उसमें लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उनके संग में सबको बोलने का अधिकार थी, सबकी समानता का अधिकार उनके में था। उनके लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं, तो उसमें उनके संग में सभी लोग एंट्री कर सकते थे, सभी लोग प्रवेश कर सकते थे, कोई ऊंच नीच नहीं माना जाता था। और वो कहा करते थे कि उनका जो संघ है वो समुद्र की तरह है, बाकी जो लोग हैं वो नदी की तरह हैं। नदी जिस तरीके से अपना नाम रखे हुई होती हैं, नाम से आती हैं, लेकिन समुद्र में जब आती हैं तो उनका नाम गायब हो जाता है। उसी तरीके से बुद्ध का संघ था। तो बुद्ध के संघ में जब भी कोई आता था, चाहे वो किसी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, तो वो उसमें सब एक हो जाते थे, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तो जहाँ तक अभी इस बात पर आगे बात करते हैं उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, तो शांतिपूर्वक हथियार के बिना हम कोई भी अपने लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं। और संघ बनाने का अधिकार है इसमें। अपने संविधान देता है, हमें संगठन बना सकते हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 में अपना बहिष्कृत कानूनी सभा बनाई थी। और ज्योतिराव फुले साहब ने भी, उन्होंने भी अपना एक सभा बनाई थी, सत्यशोधक समाज। तो इस तरीके से आप अपने कोई अपना संघ बना सकते हो, उसका संगठन कर सकते हो। और भारत में कहीं जाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हो, बम्बई मुंबई वगैरह जा सकते हो, इलाहाबाद कहीं भी जा सकते हो, ठहर सकते हो। अब सबको ये अधिकार है, पहले ऐसा नहीं था कि ऐसा भी था कि आप खुली सड़क पर नहीं ठहर सकते थे। कुछ लोग थे शूद्र बिरादरियों में, वो रोड उनके लिए अलाउ नहीं थे कि इस पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि इधर मंदिर पड़ रहा है, वो दूषित हो जाएगा, उधर से जाना है, इधर से जाना है। तो बेचारा बहुत दिक्कत होती होगी उस समय, तो बाद में ये सब अधिकार दिलाए हैं। ये बुद्ध के समय में जो बात करते हैं तो उस समय भी ऐसा नहीं था। भारत में कहीं रुकने बसने की व्यवस्था है, कहीं भी आप बस सकते हो, कहीं अपना व्यवसाय कर सकते हो, कहीं अपना कुछ भी रोजी रोटी के लिए कुछ कमा सकते हो, कर सकते हो, ऐसी स्वतंत्रता दी गई है। और कोई भी पैसा व्यवसाय कर सकते हो। और इसमें अपराधों के लिए बताया है, अपराधों के लिए भी इसमें ये संरक्षण दिया है कि अगर कोई इंसान दोषी ठहराया गया है तो उस पर संविधान में ये नियम है कि उस पर जो है कोई नया नियम नहीं लागू होगा, पहला वाला ही नियम लागू होगा। ये उसको इतनी स्वतंत्र उसमें दिया गया है। और दूसरा बताया है, उसे 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि एक बार उसको सज़ा मिल गई है, एक बार जेल काटाया 5 साल की, फिर उसमें मुकदमा डाल के फिर 5 साल की जेल करा दिया, ऐसा नहीं है इसमें व्यवस्था। और इसमें शिक्षा की स्वतंत्रता है, स्वास्थ्य की है, पर्यावरण की स्वतंत्रता है, और जैसे और भी कई अधिकार हैं, उनकी हमें स्वतंत्रता है। तो ये है, हमें संविधान देता है, संविधान के अनुसार ही हम काफ़ी कुछ हमें इजाज़त मिलती है। नहीं तो आज भी लोग अपना उसे पर्सनल समझने लगे, अपना व्यक्तिगत समझने लगे, अपना क्षेत्र समझने लगे कि ये हमारे क्षेत्र की नदी है, हमारा इसमें है, इसे नहीं जा सकते हो, वैसा नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें संविधान देता है। और फिर दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हैं। अगर किसी का शोषण होता है, ये इसमें शोषण में दिया है कि बंधुआ मजदूर किसी को नहीं बना सकते हो। जैसे 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे पर आप किसी प्रकार का काम नहीं करा सकते हो, किसी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हो। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 24 में दिया है।
और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो और अपने किसी धर्म को मान सकते हो, ये स्वतंत्रता दी गई है इसमें है। और किसी को विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के मजबूर नहीं कर सकते हो। सार्वजनिक स्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 28 में दिया है सार्वजनिक स्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, यानी कि आपका कोई सरकारी जो स्कूल वगैरह है या कार्यालय वगैरह है, तो उन पर आपको ये या जहाँ सार्वजनिक जहाँ सभी लोग आते जाते हो वहाँ पे आप अपनी धार्मिक शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकते हो, ये मना किया गया है। फंडामेंटल राइट के बारे में अब थोड़ी बुद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी कार्यप्रणाली देखते हैं कैसी क्या है। इनके में क्या देता है, जैसा कि मैंने बताया कि अनुशासन है, समानता है और सहमति है और भाईचारा है। मानवता विशेषकर इसमें हम देखते हैं कि सबके इतना उसको मानवीय गुण उसके अंदर ला दो कि वो वास्तव में एक सही प्रवृत्ति का इंसान हो जाए। इनके में हमें ये ऐसा दिखाई देता है। और इनके संघ के जो उद्देश्य है उसमें समानता है। संघ का उद्देश्य था उसमें समानता थी, सभी लोग एक समान थे। उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। जैसे अभी हम समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं, उसमें भी कोई भी अमीर हो या गरीब हो, राजा हो गुलाम हो, सभी लोग एक समान होते थे जो भी उसमें आ जाते थे। और निर्णय प्रक्रिया सामूहिक चर्चा, जो भी निर्णय होता था सामूहिक चर्चा करके ही उसका निर्णय लिया जाता था। जब भी कोई अ, काम होता था, जो भी कार्य किया जाता था, उसका निर्णय लेने के लिए सामूहिक चर्चा होती थी, ना कि कोई अकेले कोई पद पे है वो अपने निर्णय ले ले। ऐसा नहीं होता कि आजकल हम ऐसे देखते हैं कि कुछ संघ के लोग अकेले ही निर्णय ले लेते हैं, ऐसा नहीं था उनके में। और लिखा है उसमें क्या होता था, उसमें उपासंग सभा होती थी। कब होती थी? 2 बार होती थी, पूर्णिमा को और अमावस्या को। पूर्णिमा को, अमावस्या को। जैसे कि आज भी हमारी लोकसभा में 3 उसमें सत्र होते हैं। एक मानसून सत्र होता है और एक बजट सत्र होता है और एक होता है शीत सत्र होता है। 3 सत्र होते हैं, तो इनके में 2 बार ये में सत्र चलते थे। तो समानता में दिखाई देती है। मतदान कैसे होता था? हमारे यहाँ ईवीएम के द्वारा मतदान होता है। ईवीएम के द्वारा यानी वोटों के द्वारा ही वोट पड़ते हैं। जैसे बुद्ध के समय में भी मतदान होते थे, उनके वहाँ हाथ उठवा लिए जाते थे और या तो कोई चिन्हों को कुछ अपना हिसाब किताब कर लिया जाता था, उनके अनुसार मतदान होता था। और बुद्ध के जो प्रणाली हम देखते हैं उसमें नियम अनुशासन बहुत ही अच्छे थे। और भिक्षुओं के लिए 227 नियम थे और भिक्षुणियों के लिए 331 नियम थे। तो ये बुद्ध के नियम में जब देखते हैं उनका हम कार्यप्रणाली देखते हैं, उनका हम डेमोक्रेसी व्यवस्था कैसे देते हैं। दंड व्यवस्था कैसी थी? हमारे यहाँ जैसे दंड व्यवस्था हमारे संविधान में है, अगर आप कोई गलत काम करते हो, चोरी करते हो या व्यभिचार करते हो तो दंडित किए जाते हो। उसी तरीके से बुद्ध के समय में भी दंड व्यवस्था थी। उनके संग में भी दंड व्यवस्था थी। हत्या झूठ का दावा करने वालों को निष्कासन कर दिया जाता था। तो किस लेवल का इंसान है, अगर छोटी सी कोई हरकत की है, गलत कोई कार्य किया है, तो क्षमा कर दिया जाता था या उसको संघ से निष्कासित कर दिया जाता था या तो देश से निष्कासित कर दिया जाता था। और उसी तरीके से हमारे देश में इस समय भी प्रेजेंट टाइम में भी निष्कासित ही है। अगर कोई इंसान बहुत बड़ी हर काम करता है, बहुत बड़ा क्राइम करता है, तो उसको निष्कासित करके मतलब जेल भेज दिया जाता है कि वहाँ उसके ही लोग मिल जाते हैं सब। कोई चोर, कोई कुछ भी होते होंगे, कोई मर्डर करने वाला होगा, कोई अलग है, तो उसी तरीके के लेवल मिल जाते हैं तो वहीं भेज दिया जाता है। यहाँ भी ऐसी व्यवस्था हमें दिखाई देती है। दूसरा सादगी देखते हैं। भिक्षु केवल दान पर ही निर्भर रहते थे, यानी कि और उसमें क्या है बताते हैं बुद्ध के संग में कि जो बुद्ध वो भिक्षुगण जो थे व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अनुमति नहीं थी। उनके व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने की कोई उनमें नियम नहीं था। ये नहीं कि अपना पर्सनल संपत्ति बनाओ और को अपना महल खूब अच्छा बंगला बनाओ, गाड़ी खरीदो, ये ऐसा व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ भिक्षा पर निर्भर रहते थे और उसी दिन के लिए भिक्षा रहते थे। सब लोग मिल के जाते थे और सब लोग मिल के ही खाना बनाते खाते थे। इस तरीके से उनका नियम था। और उनके जो प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टी में उनकी चीबर पात्र और
उनका जो सुई धागा और भिक्षादान पत्र पात्र जो है वो है, यही सब उनके पास होता था। 6-8 चीज़ें ऐसी होती थी जो वो रख सकते थे, और ज़्यादा गृहस्थी का कोई सामान नहीं उनके पास होता था, ऐसा बुद्ध के संघ के नियम थे। दैनिक जीवन जो है दैनिक जीवन में उनके जो सामूहिकता और ध्यान करना, सभी लोग एक साथ ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। उसी तरीके से हमारे देश में भी अभी भी यह है, सभी लोगों को शिक्षा अनिवार्य की है। संविधान में हमारा दिया जाता है सभी लोगों को शिक्षा अनिवार्य है। अ, ये अलग-अलग स्टेप तक होती है, पहले 5 तक थी, 10 तक थी, इस तरीके से अनिवार्य शिक्षा है, छोटे बच्चों के लिए अनिवार्य। और बुद्ध के भी संग में यही सेम है कि उनको भी शिक्षित किया जाता था। जो नए भिक्षु आते थे उनको जो वरिष्ठ होते थे जो उनको शिक्षित करते थे, उनका प्रशिक्षण करते थे, प्रशिक्षण देते थे उनको। ये उनके समय में था। आज भी जो है शिक्षा पहले तो फ्री थी, अब शिक्षा की काफ़ी कुछ फीस बढ़ गई हैं। तो ये शिक्षा प्रणाली थी उनके समय में, और आज के समय में ये देखने को मिल रहा है। और लोकतांत्रिक तत्व में बात करते हैं, सभी भिक्षुओं को अपनी बात रखने का अधिकार था। उसी तरीके से लोकसभा में भी सभी मेंबर्स को अपनी बात रखने का अधिकार है, वहाँ भी सब लोग अपनी बात रखते हैं। इनके भी लोकतंत्र के तत्व में देखते हैं, सभी भिक्षुओं को अपनी बात रखने का अधिकार था, और सहमत पर जोर दिया जाता था। जब जिसकी सहमत ज़्यादा हो जाती थी वही बात पर जोर दिया जाता था। आज भी हम लोकतंत्र में देखते हैं कि जब जिस पर ज़्यादा सहमत हो जाती है, जिसके ज़्यादा वोट हो जाते हैं, उसकी वो बिल पास कर दिया जाता है। और नियमों का पालन कोई कितना भी वरिष्ठ हो, नियमों से ऊपर नहीं होता था। कि नियम जो होते थे, जो डिसिप्लिन बनाए जाते थे, उसके अनुसार ही सब लोग देखे जाते थे, उसी के अनुसार सब लोगों को कार्य दिया जाता था, उसी के अनुसार सब बातें की जाती थी। ये नहीं कि आप वरिष्ठ हैं या आप सुपीरियर हो या आप ऐसे हो, ऐसा नहीं होता होगा। और यही यहाँ पर भी है। लोकतंत्र प्रणाली में भी आज भी जो योग्य है वो अच्छे पद पाते हैं, अच्छे जॉब पाता है। ये लोकतंत्र प्रणाली आज भी वही सेम है। और तथागत बुद्ध ने एक बात कही थी, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा था, जब तक संघ एकजुट रहेगा और नियमों का पालन करेगा तब तक फलेगा फूलेगा। जब तक संघ जो है एकजुट रहेगा और नियमों का पालन करेगा, नियम जो है डिसिप्लिन है, जो हर किसी में आजकल देखते हैं आर्मी में, उसमें डिसिप्लिन बहुत ही अच्छे स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही सभी लोग फॉलो अच्छा करते हैं। और समाज में आजकल जो विघटन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, उसका कारण यही है, जो लोग हैं डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ दिया है। आजकल गांव में भी कई घटनाएं ऐसी हमने देखी हैं कि जिनसे बहुत ही सुनने में अजीब सा लगा है। तो ऐसा पहले कम होता था, अब ज़्यादा हो रहा है। उसका कारण ये है कि पहले लोग जो थे, कि अगर पास में लड़ाई हो रही है तो दूसरा अगर कोई मोहल्ले का या उनके पड़ोस का या उनका ही भाई उनसे कोई बात कर देता, तो उसे उन दोनों को मानना पड़ता था। अब तो वो पति पत्नी अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर दूसरा कोई कह दे आके, तो वो पत्नी भी कहती तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, और पति भी कहता हाँ बिल्कुल सही कहा मेरी पत्नी ने, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका यही कारण है, इसी वजह से कई मेरठ की घटनाएं होती हैं। अभी एक रौजा थाने की घटनाएं, उसने अपने 4 बच्चों को मार दिया है। तो क्योंकि अब दूसरे लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं, और लोग जो सोचते हैं कि ये इंटरफेयर करने से क्या होता है, कि ये जो इंटरफेयर करने से मेरी इंसल्ट होती है, इसीलिए वो अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन होता भी ऐसा है, लोग खूब मज़ा लेते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि किसी का अगर परिवार सही से बना देते हो, तो ये बुद्ध के विचार के अनुसार ही आप काम करते हो। और किसी का भला हो आपसे, तो ये आपके बहुत आपका सौभाग्य होगा। आपके द्वारा अगर किसी का भला हो जाता है, किसी का सही हो जाता है। तो अभी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं कि ये प्रोग्राम्स जो होते हैं, कि इसमें अनावश्यक जो चीज़ें होती हैं उनको सभी लोग ध्यान में दें, कि उस पर ज़्यादा पैसा ना खर्च करें, उस पर ज़्यादा समय ना व्यस्त करें। तो उससे क्या होता है कि ये बहुत जटिल कार्य लगने लगता है, कि जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जैसे प्रोग्राम्स जो हम होते हैं हमारे समाज में, हम देखते हैं उन पर अनावश्यक तरीके से पैसा खर्च किया जाता है, फिर लगता है, कहते हैं बहुत पैसा खर्च हुआ है।
तो जहाँ-जहाँ ज़रूरत हो उन चीज़ों पर ही पैसा खर्च किया जाए और फालतू चीज़ों पे पैसा ना खर्च हो। जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ लोग पेपर्स छपा लेते हैं, काफ़ी लोग फूल खरीद के लाते हैं, जिनकी फूल के लिए तथागत बुद्ध ने बिल्कुल मना किया था कि हमारी पूजा ना करना, फिर भी लोग नहीं मानते, वहाँ 5 किलो लाके फूल रख देते हैं, चढ़ाइए आप। और इस तरीके से और जो पटका पहना देते हैं, इतने पहना देते हैं, उसमें भी काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। और जबकि ये बुद्ध के नियम के अनुसार जो आप ये है गले से नीचे आता है, तो कुछ लोग बताते थे ये सही नहीं है, इसका जो नियम के अनुसार सही नहीं है। बहुत सम्मानित होता है वो पतरंगा हमारा है, तो वो गले की यहाँ तक पैर तक यहाँ अगर आ जाता है, फिर नीचे कहीं पड़ा रहता है, ये अच्छा नहीं लगता है। इन चीज़ों का ध्यान दिया जाए। और दूसरा हम देखते हैं कि कभी-कभी हम देखते हैं मुझे बड़े तर्क से मुझे खराब लगने लगता है कि दिन में सूरज की इतनी अच्छी रोशनी आ रही होती है फिर भी कि वहाँ पे पढ़े-लिखे लोग होते हैं, बहुत भिक्षु लोग होते हैं, फिर भी कैंडल जलवाते हैं, कि ऐसा लग रहा है सूरज को हम कैंडल दिखा रहे हैं। तो ये कोई तर्क की बात नहीं रहती है, कोई यहाँ पे बुद्धिमानी वाली बात नहीं लगती है, इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा था तर्क अपना रखना चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए, यानी जगे हुए रहना चाहिए, कॉन्शियस में रहना चाहिए, अनकॉन्शियस में ना काम करें। और अगरबत्ती जलाते हैं, ये सब नहीं उचित है। और दूसरा में देखते हैं कि जब वहाँ पे बुद्ध वंदना अगर हो गई है, तो देखते हैं कि फिर उसके बाद बारी-बारी से आप फूल अर्पित करें और नमन करें, तो उसमें समय भी व्यस्त होता है, ज़्यादा वेस्ट होता है। और जब आपने एक बार वंदना कर ली तो सब सामूहिक हो गई है, तो सब लोगों ने एक ही साथ में हो गया है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और 14 अप्रैल में देखते हैं, पिछले साल मैं देख रहा था कि काफ़ी गाँव के लोग या जो भी जुलूस निकालते हैं उसमें रंग का काफ़ी प्रचलन चलाते हैं कि ऐसी ट्रेडिशन बना बना रखे हैं एक उसमें नीला रंग खूब खेलते हैं, पैसों को बर्बाद करते हैं। और मुझे अजीब सी लगता होगा कि बाबा साहब तो एक बहुत पढ़ने वाले व्यक्ति थे और बहुत मेहनत करने वाले महापुरुष हुए हैं और अच्छे विचार रखने वाले महापुरुष हुए हैं, ना कि वो रंग खेलने वाले। तो आप अगर खुशी मनाते हो, ये कांसेप्ट अच्छा नहीं है, रंग ना खेलें। और डीजे बजाते हैं और उसमें फोर सॉन्ग भी लगाते हैं, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने ये नाच गाना वगैरह ये सब इनको दूर, इनसे सबसे अलग बात है। उन्होंने कभी अपने जीवन में कभी नाच गाना नहीं पसंद किया, ना देखा उन्होंने। और बाबा साहब ने भी उनको फॉलो किया, तो बाबा साहब ने भी ऐसा नहीं किया है। तो आप अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, मानते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, तो ये सब चीज़ों से दूर रहें। डीजे ना बजाएँ, डीजे पर उल्टे-सीधे गाना ना चलाएँ। करना है तो अपना मोहल्ले में, गाँव में एक सभा करें, जिसमें आप बाबा साहब के विचार रखें, बच्चों को तैयार करें, बच्चे अच्छे-अच्छे बाबा साहब पर संवाद करें, बाबा साहब पर बात करें और उनके विचारों को समझें। तो अभी जो दूसरा रह गया था मौलिक अधिकार, ये भी आपको बता देते हैं। अब मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमें ये ये कौन से हैं जो सबको मालूम होना चाहिए। जैसे कि हमें संविधान की जो है उसके आदर्श संविधान को मानना चाहिए, संविधान के जो नियम है उसको पालन करना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और जैसे राष्ट्रगान है और ध्वजारोहण है, उस पे हमें सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान अगर बज रहा है तो वहीं आप खड़े हो जाओ और अ, उसका सम्मान में, तो कहीं चाहे थिएटर हो, चाहे कोई जगह हो, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और इसमें दिया है सामाजिक समरसता है और प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण है कि पर्यावरण की जो भी स्रोत हैं, जैसे नदी है, जंगल है और भी पेड़ पौधे हैं, इनकी आप रक्षा करें, इनकी सुरक्षा रखें, ये आपका कर्तव्य बन रहा है। और बताया है जैसे सार्वजनिक संपत्ति की भी सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, बिल्डिंग है, कोई कार्यालय है, तो उनको
ध्यान में रखें, साफ-सफाई का ध्यान रखें, उनकी अ, उनका अपना घर की तरह मानें, अपनी संपत्ति मानें, इस तरीके से समझें। ये नहीं कि ये पराई संपत्ति है। ये अगर आप देश के एक नागरिक ज़िम्मेदार व्यक्ति हो, तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। और दिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, और संविधान के अनुसार जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी कोई चीज़ सही लग रही है, जैसे अभी मैं कैंडल वाली बात कर रहे थे, तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना है। और अंधविश्वास और रूढ़ियों को कम करने में मदद करना। जैसे अंधविश्वास है, रूढ़िवादी, ये चला आया, बहुत दिन से ऐसा चला आया, ऐसे लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हमें उनको बढ़ावा नहीं देना, उनको मदद नहीं करना है, उनको समझने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भी काम है। अभी फिर 14 अप्रैल जब आ रही है, आप सब लोगों को पहले से मैं आपको सब लोगों को बहुत-बहुत बधाई दे रहा हूँ और खूब अच्छी तरीके से 14 अप्रैल मनाएँ। और बाबा साहब को पढ़ें ज़रूर। बाबा साहब ने बहुत मेहनत से किताबें लिखी हैं, रात-रात जाग कर के किताबें लिखी हैं, और ये भी बताया है कि ये किताबें मैंने सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए नहीं लिखी हैं, ना कि उन्होंने अपना नाम कमाने के लिए लिखी हैं। ये सिर्फ़ अपने समाज को जगाने के लिए, समाज के लिए ही अपनी किताबें लिखी हैं, ऐसा उन्होंने कहा है अपनी किताब व्हाट कांग्रेस गांधी हैवडन टू द अनटचेबल, ऐसे उस किताब में प्रस्तावना में ही ये बात को उन्होंने कहा है। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, उनकी किताबें ज़रूर पढ़ें। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि जब हम नॉन दलित जो राइटर हैं, उन्होंने बाबा साहब की जो किताबें लिखी हैं, तो ऐसा लग रहा है वो बाबा साहब कम पढ़ाते हैं, कुछ और मुझे ज़्यादा पढ़ाते हैं। जैसे मैं अब नाम ले रहा हूँ धनंजय कीर की, मैं एक किताब पढ़ रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन परिचय, तो उसमें उन्होंने बाबा साहब के साथ-साथ में अन्य चीज़ों को काफ़ी जोड़ा है। तो वास्तव में कुछ समझने की ज़रूरत है, इसीलिए बाबा साहब के जितने वॉल्यूम्स आते हैं, जो उनके अच्छे वॉल्यूम वो ज़रूर खरीद लें, उनके वॉल्यूम से पढ़ाई करें, तो आपको एक अच्छी जानकारी होगी, अच्छा अध्ययन होगा आपका। और सभी उसमें सब कुछ दिया है, जो उनके वॉल्यूम्स हैं, उनमें सब कुछ दिया है, सब कुछ मिल जाता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जब आप वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, तब इन किताबों को पसंद नहीं करेंगे। और नारायण चंद्र रतू जी की मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, उनकी किताबें पढ़ें। धन्यवाद।